फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है एन एफ्लुएंट एट अ फ्लो रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर मिनट फॉर अ सीवेज ट्रीटमेंट इज टू बी डिसइंफेक्टेड विद अ क्लोरीन डोज ऑफ 20 मिलीग्राम पर लीटर। और यहाँ पर मॉडल कौन सा है, NT इज इक्वल टू N0 e रेस टू माइनस 0.15t वेर NT इज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग एट टाइम t। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि NT क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग एट टाइम t, वेर N0 इज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म present initially at time t is equal to 0. If the volume of disinfected plant is 100 meter cube, then the killing efficiency of microorganism will be। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है, बहुत कम लोग करते हैं लेकिन करना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो NT इज इक्वल टू N0 e रेस टू माइनस 0.15t। ये मॉडल फॉलो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रिड्यूस होते हैं। NT क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग एट टाइम t। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें फाइंड करना है किलिंग एफिशिएंसी। तो किलिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला काफ़ी आसान है कि भाई बाकी के बचे कितने हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, कितने मर गए, किल मतलब किलिंग हो गए, और बाकी के बचे कितने हैं। तो बाकी के बचे कितने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर इनिशियल माइनस NT डिवाइड बाय N0 करूँगा तो हमें मिल जाएगा किलिंग एफिशिएंसी, कितने परसेंटेज कील हुए, इतने परसेंटेज कील हुए। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी किलिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पर टाइम कौन सा है, टाइम तो हमें नहीं पता, तो टाइम निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास है T। ठीक है, T इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइड बाई क्यू। ये अगर फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल है यार, Q इज इक्वल टू वी बाई टी लिखते हैं तो T इज इक्वल टू वी बाई क्यू भी तो लिख ही सकते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, और Q भी दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब पर मिनट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 20 मिनट। ठीक है, टाइम कितना है 20 मिनट, तो 20 मिनट के अंदर NT कितना आएगा, यानी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग एट टाइम t, यानी 20 मिनट के बाद इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, तो कितने किल हुए वो हमको कैसे पता चलेगा, N0 माइनस NT डिवाइड बाय N0, तो ये परसेंटेज किलिंग एफिशिएंसी हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, NT इज इक्वल टू N0 e रेस टू माइनस 0.15 मल्टीप्लाई बाई 20, तो NT इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाई 20, तो e रेस टू माइनस 3, 0.04978, 0.04978 N0। ठीक है, तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, तो किलिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू N0 माइनस 0.04978 N0 डिवाइड बाय N0 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर किलिंग एफिशिएंसी का आंसर आपका आ जाएगा 95.02%। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि आपको आंसर किस में लाना है। हाँ, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ये दिया गया है कि नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर लाना है, और ऑप्शन भी गिवन है 49, 84, 95 और 5। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर 95% यही नियरेस्ट इंटीजर है, तो हमें इंटीजर में आंसर लिखना है, तो हम क्या पुट करेंगे 95। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, सिर्फ इसको समझना था। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग एट टाइम t, ये किलिंग वाला हिसाब नहीं देगा, ये तो इतने सर्वाइव कर रहे हैं, किलिंग निकालना हो तो इनिशियल में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें मिलेगा, और डिवाइड बाय N0 करेंगे तो हमें किलिंग एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। फ्रेंड्स, बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है प्राइमरी कैलिफायर कंसिडर हॉरिजॉन्टल फ्लो ट्रीट्स वेस्ट वाटर इन विच 13%, 65% and 22% of particles having settling velocities of 0.05 cm per second, 0.15 cm per second and 0.8 cm per second respectively
What would be the total percentage of particle removed in primary caliper operates at a surface overflow rate also known as SOR of 27 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर आवर। कहने का मतलब यहाँ पर काफ़ी आसान है कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है जिसके अंदर परसेंटेज पार्टिकल कैसे रिमूव होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल ग्रेटर देन, जिसका डायामीटर क्या हो, ग्रेटर देन द डिज़ाइन डायामीटर, ठीक है, इसको मैं डी करके रिप्रेजेंट करता हूँ। डिज़ाइन डायामीटर से अगर डायामीटर ज़्यादा है पार्टिकल का तो वो 100% रिमूव होंगे, 100% रिमूव होंगे, ऐसा हम थियरी में भी पढ़ते हैं। अब हमको पता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जिसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिसकी वेलोसिटी डिज़ाइन वेलोसिटी से ज़्यादा होगी वो भी 100% रिमूव। जब डायामीटर डिज़ाइन डायामीटर से ज़्यादा हो तो 100% रिमूव होंगे, और D और V के बीच में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी भी डिज़ाइन वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो 100% रिमूव होगी। लेकिन सबसे पहले डिज़ाइन वेलोसिटी क्या है, इसको हम VS भी कह सकते हैं, SOR भी कह सकते हैं, ठीक है। 27 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, D है ना, R है, अच्छा, HOUR, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें गिवन जो वेलोसिटीज है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो हमें इसे भी सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। 3600 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, SOR इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो डिज़ाइन वेलोसिटी है वो 0.75 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी वाले जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, 100% रिमूव हो जाएंगे, और अगर इससे कम वेलोसिटी वाले हैं तो वो परसेंटेज में रिमूव होंगे। वो भी हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि 0.75 डिज़ाइन वेलोसिटी, सरफेस ओवरफ्लो रेट, इससे ज़्यादा वेलोसिटी वाले जितने भी पार्टिकल होंगे वो 100% रिमूव होंगे। तो यहाँ पर हमें तीन तरीके से पार्टिकल दिखते हैं। एक तो है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड वाले, 0.15 सेंटीमीटर पर सेकंड वाले, और 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड वाले। तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड वाले जो है वो 100% रिमूव होंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल, उसमें 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड वाले 100% रिमूव हो गए। लेकिन ऐसे पार्टिकल कितने परसेंटेज है, ऐसे पार्टिकल है 22%। तो ये 22% तो कंप्लीटली रिमूव ही हो जाएंगे क्योंकि इनकी वेलोसिटी डिज़ाइन वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर और कौन से हैं, 0.15 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो ऑब्वियस बात है कि 0.75 से छोटा है तो वो परसेंटेज में रिमूव होगा। 0.15 डिवाइड बाई 0.75, और ऐसे कितने परसेंटेज वाले पार्टिकल हैं, 65, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 60। उसके बाद 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि 0.75 से छोटा है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 0.05 डिवाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे कितने परसेंटेज पार्टिकल हैं, सिर्फ और सिर्फ 13%। तो यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज रिमूवल का कैलकुलेशन। आपके कितने परसेंटेज रिमूव होंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 22% जो है वो 100% रिमूव हो जाएगा। इस वजह से हमने 22 डायरेक्टली लिख दिया। तो टोटल आपका परसेंटेज रिमूवल का आंसर आ जाएगा 38.57%, ठीक है। यानी कि 38.57% पार्टिकल आपके डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। खास बात आपको ये समझनी थी कि डिज़ाइन वेलोसिटी यानी कि सरफेस ओवरफ्लो रेट से ज़्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल 100% रिमूव हो जाएंगे। इस वजह से हमने इस तरह से लिखा 22% को, और बाकी का जो परसेंटेज रिमूवल होता है उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एनालिटिकल स्किल से रिलेटेड लग रहा है। क्या लिखा हुआ है, वन पॉल्यूटेड वाटर सैंपल इज एनालाइज इन अ लेबोरेटरी एंड फॉलोइंग कंक्लूजन आर मेड अबाउट हार्डनेस। अच्छा,
कंक्लूजन 1, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ दिस सैंपल, यानी कि जो लेबोरेटरी में एनालाइज किया गया उसकी हार्डनेस कितनी है, टेम्पररी हार्डनेस 158 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कंक्लूजन 2, टोटल हार्डनेस ऑफ दिस सैंपल इज 275 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। ये दोनों कंक्लूजन को हमें सही मानना है। अब बेस्ड ऑन अबोव कंक्लूजन चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। ठीक है। ऊपर वाले कंक्लूजन को सही मानते हुए नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD, उसमें से कौन सा सही है, ये हमें ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। कंक्लूजन 1 में क्या गिवन है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ दिस सैंपल, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू 158 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, ये गिवन है। और टोटल हार्डनेस कितनी है, 275 मिलीग्राम पर लीटर, इतना गिवन है। अब आगे ऑप्शन ए में क्या लिखा है, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 158 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो टेम्पररी हार्डनेस है इसी को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं, और जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 158 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, ये कंप्लीटली सही है क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस ही क्या होती है, कार्बोनेट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस ही क्या होती है, कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए का पहला सेगमेंट जो अभी तक मैंने पढ़ा, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 158 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, अभी तक तो सही है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 117 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, तो अब हमको पता है कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, ये पता है। अब टोटल हार्डनेस है 275, कार्बोनेट हार्डनेस जैसा कि टेम्पररी हार्डनेस दोनों सेम ही है तो ये है 158। तो अब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 275 माइनस 158, तो 117 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए अभी तक तो सही जा रहा है। अब आगे अगला सेगमेंट क्या है, अगला सेगमेंट है अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 158 मिलीग्राम पर लीटर एस। अब ये कैसे चेक करोगे, क्योंकि हमें हार्डनेस के बारे में तो पता है और हार्डनेस के बारे में कार्बोनेट हार्डनेस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस दोनों हमने निकाल लिया टोटल हार्डनेस के बेसिस पर, लेकिन अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 158 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 ये कैसे निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसको लंबा करके रखा है। अगर यही क्वेश्चन को हमें MSQ बनाना हो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए के तीनों सेगमेंट है वो अलग अलग ऑप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ पर एक साथ आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी बना जा सकता है। चलो खैर वो तो दूसरी बात है, अभी हम ऑप्शन ए की बात करें तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 158 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 ये कैसे सही है, अगर सही है तो, अगर गलत है तो गलत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, मिनिमम ऑफ अल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस। अब कार्बोनेट हार्डनेस हमें पता है, कार्बोनेट हार्डनेस कितना है 158, ठीक है, और अल्कलिनिटी हमें नहीं पता। टोटल हार्डनेस कितना है, टोटल हार्डनेस है 275। तो अब मुझे ये बताओ कि कार्बोनेट हार्डनेस 275 तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 275 मिनिमम ये अल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस में से मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि अगर टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी में से मिनिमम होता टोटल हार्डनेस तो कार्बोनेट हार्डनेस आता 275, पर ऐसा नहीं है, कार्बोनेट हार्डनेस है 158। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हार्डनेस जो है वो इन दोनों में से मिनिमम नहीं है। अब जब टोटल हार्डनेस मिनिमम नहीं है तो कौन मिनिमम है, तो अल्कलिनिटी जो है वो मिनिमम है। अल्कलिनिटी मिनिमम है, ठीक है,
तो वही क्या होगा, CH इज इक्वल टू अल्कलिनिटी, यानी कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू अल्कलिनिटी। यहाँ पर ये रीजनिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमने अल्कलिनिटी को कार्बोनेट हार्डनेस प्रूव करके बताया, और इस वजह से जब अल्कलिनिटी इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस है तो ये कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, 158 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कंप्लीटली करेक्ट है। ऑप्शन ए के अंदर जो तीनों सेगमेंट है वो कंप्लीटली करेक्ट है। अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 158 मिलीग्राम पर लीटर हमने यहाँ से प्रूव करके बता दिया। कैसे प्रूव किया ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्कलिनिटी एंड टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस इन दोनों में से मिनिमम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू गिवन है जो 275 नहीं है, 275 से कम है। तो इससे पता चल गया कि टोटल हार्डनेस मिनिमम नहीं है। टोटल हार्डनेस जब मिनिमम नहीं है तो अल्कलिनिटी मिनिमम है। जब अल्कलिनिटी मिनिमम है तो कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू अल्कलिनिटी। जब कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू अल्कलिनिटी तो कार्बोनेट हार्डनेस की जो वैल्यू है वही अल्कलिनिटी की वैल्यू होगी, और वो है 158 मिलीग्राम पर लीटर एज CH। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, और ख़ास करके जो लास्ट सेगमेंट था वो काफ़ी रीजनिंग वाला था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन एंड होता है, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, इन सेटलिंग टैंक 350 सेंटीमीटर डीप, 6500 सेंटीमीटर लॉन्ग, flow velocity of water is obtained as 12.2 mm per second. What size of particle in mm may be effectively removed in this tank if kinematic viscosity is ONE 1 mm square per second and specific gravity is equal to 2.65। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन आसान लग रहा है लेकिन इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में यहाँ पर सेटलिंग वेलोसिटी नहीं गिवन है। अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है कि हम फटाफट से ये फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, 18 म्यू नीचे रो जी -1 b स्क्वायर, ठीक है, ये लगा दें। तो लगाना तो यही है, लेकिन इसके अंदर VS नहीं गिवन है। यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी 12.2 mm पर सेकंड है उसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये तो है सेटलिंग वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी गिवन है, सेटलिंग वेलोसिटी नहीं गिवन है। अब कैसे करेंगे सेटलिंग वेलोसिटी को फाइंड आउट फ्लो वेलोसिटी पर से? तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये है L लेंथ, ये है H डेप्थ, ठीक है। अब क्या होगा, ये है फ्लो वेलोसिटी और ये है सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस लगता है सेटलिंग वेलोसिटी के लिए, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ये हो जाएगा VS, ठीक है। ये आपको दिमाग में आना चाहिए। इवन तो आपको यहाँ पर नहीं पता चल रहा क्या ऊपर लिखूँ क्या नीचे लिखूँ, तो ये साइड पर ड्रॉ कर लो तो आपको आसानी से क्लिक हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये है L डिवाइड बाई VF, ठीक है। लेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, VF फ्लो वेलोसिटी के लिए। डेप्थ यानी कि हाइट किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, सेटलिंग वेलोसिटी के। तो यही मैंने लिख दिया। अब यहाँ हमें रिलेशन मिल गया, यहाँ हमें रिलेशन मिल गया कि VF गिवन है, H गिवन है, L भी गिवन है, तो हम VS फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी VS इज इक्वल टू VF मल्टीप्लाई बाई H डिवाइड बाई L। तो ये है हमारे पास 12.2 mm पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई H कितना है, H 350 सेंटीमीटर है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम दोनों को सेंटीमीटर में भी रखेंगे तो दोनों का यूनिट तो सेम ही होगा और यूनिट उड़ जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें mm में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर मैं 350 ही लिखता हूँ और नीचे में 6500 ही लिखता हूँ। इवन तो दोनों सेंटीमीटर में है लेकिन ऊपर नीचे होने की वजह से उसका यूनिट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर VS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, VS इज इक्वल टू 12.2 मल्टीप्लाई बाई 350 डिवाइड बाई 12.2 मल्टीप्लाई बाई 350 डिवाइड बाई 6500,
ये हो जाएगा 0.6569 mm पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें यही निकालना है कि इफेक्टिवली रिमूव डायामीटर जो है, यानी जो पार्टिकल जो है उसका डायामीटर की साइज निकालनी है। 100% तभी निकलेगा जब वो Vs यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हो। तो यहाँ पर हमें 0.6569 mm पर सेकंड तो मिल गया, इसे अगर हम उसमें कन्वर्ट करें मीटर में तो ये हो जाएगा 6.569 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब हम ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो म्यू है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और यह है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इसको हम काइनेमेटिक में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ से रो निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमें पता है म्यू डिवाइड बाई रो इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिखा तो ऊपर से रो यानी कि डेंसिटी वाली जो वैल्यू है वो हट जाए। अब हम आसानी से लगा सकते हैं 6.569 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। बाकी की जो वैल्यू है वो आप आसानी से लिख सकते हो। जी है 9.81, 2.65 -1 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। म्यू की वैल्यू किस में है 1 mm स्क्वायर पर सेकेंड, तो 1 मल्टीप्लाई बाई mm स्क्वायर 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर में जाएगा तो 10⁻⁻⁶। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.027 mm। एक्चुअली अगर हमने यहाँ पर सारे मीटर में लिए तो आंसर भी मीटर में ही आना चाहिए, तो पहले वो लिख देता हूँ 2.7 10⁻⁻⁵ मीटर। इसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.027 mm। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर किस में लाना है वो भी रिक्वायर्ड है ना, वो भी ध्यान में रखना है कि हमें आंसर रिक्वायर्ड है mm। व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल, फिर ब्रैकेट में लिखा है इन mm, तो आपको mm में आंसर देना जरूरी है। वैसे ऑप्शन भी गिवन है, लेकिन ऑप्शन भी एकदम करीब करीब के हैं 0.27, 0.027 और 27। यहाँ पर कन्वर्जन थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी तो क्वेश्चन आसान था। और ख़ास करके यहाँ पर जो वेलोसिटी जो गिवन थी वो फ्लो वेलोसिटी थी। फ्लो वेलोसिटी हमें कन्वर्ट करनी है किसमें, सेटलिंग वेलोसिटी में। तो सेटलिंग वेलोसिटी में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये तो पॉपुलर फॉर्मूला है, सबको पता ही है, उसमें लग के हमने डी की वैल्यू निकाली। आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुँच चुके हैं हम। इन महाराष्ट्र रीजन 1 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑब्टेन्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 30,000 मीटर क्यूब पर डे of raw water. Density is equal to 999 kilogram per meter cube and kinematic viscosity is equal to 1.02 multiplied by 10⁻⁻⁶ meter square per second. The rapid mixing tank imparts a velocity gradient of 1200 per second to blend 66 milligram per liter of alum with the flow of detention time of 240 seconds. The power input required for rapid flow is। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमको टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम TMVG भी कहते हैं, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू G इज इक्वल टू √P डिवाइड बाई म्यू, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से ही हमें पावर मिल सकता है। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड है और हमें TMVG भी दिया गया है। हमारे पास वॉल्यूम नहीं है अभी तक, हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं है। यहाँ पर ये म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी। तो अब कुछ नहीं करना है, हम ट्राई करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड करने का और वॉल्यूम फाइंड करने का, क्योंकि G तो गिवन है और P हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई रो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ हो जाएगा 999 मल्टीप्लाई बाई V वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हम मल्टीप्लाई बाई म्यू। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू
रो मल्टीप्लाई बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी 999 हमने मल्टीप्लाई कर दी, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो हमें गिवन है 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायनेमिक विस्कोसिटी मिल जाएगी। कितनी आ रही है डायनेमिक विस्कोसिटी? डायनेमिक विस्कोसिटी आ रही है 999 मल्टीप्लाई बाई 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। तो ये आ जाएगी म्यू की वैल्यू 1.0189 10⁻⁻3। इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि किलोग्राम में है तो यही क्या होगा, किलोग्राम मीटर। ठीक है, यही हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन जो है वो किस में होता है, न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है वेट, ये है एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम डिवाइड बाय एम एस। ठीक है, किलोग्राम डिवाइड बाय एम एस, ये हो जाएगा किलोग्राम डिवाइड बाय एम एस। कहने का मतलब है कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिखो या किलोग्राम पर मीटर सेकंड लिखो, दोनों बात एक ही है। यहाँ से हमने डिराइव कर लिया, एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, किलोग्राम पर मीटर। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये एक ही बात है, किसके इक्वल टू है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए वही टाइम दिया हुआ है ना, और क्यू दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यू टी। ये है हमारे पास 30,000 है, 10⁻⁴ कर दे। टाइम कितना है, ये है मीटर क्यूब पर डे में। ठीक है, मीटर क्यूब पर डे में, और टाइम हमारे पास है 240 सेकंड। तो टाइम को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डे में, तभी होगा कुछ। या तो फिर ऐसा कह दो कि यहाँ से डे को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, डे को सेकंड में कन्वर्ट कर दे तो भी हो जाएगा। ये है सेकंड में, यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 करना पड़ेगा, तो ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्लियरली मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 240 इज इक्वल टू 83.33 मीटर। तो अब हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया है, हमने डायनेमिक विस्कोसिटी भी फाइंड आउट कर ली है, तो हमें पावर मिलने से अब कोई रोक नहीं सकता। G इज इक्वल टू √P। यहाँ पर G की वैल्यू भी हमें पता है, क्या है G की वैल्यू गिवन है 1200, और वॉल्यूम अभी हमने फाइंड 83.33, और यहाँ पर 1.0189 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। तो पावर की वैल्यू, ये सारी वैल्यू रखने के बाद पावर की वैल्यू आ जाएगी 1.0189 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। ठीक है, इसको 1200 से मल्टीप्लाई स्क्वायर करना है, तो पावर की वैल्यू आ रही है 12268। ये आएगी जो वैल्यू वॉट में आएगी। ठीक है, यूनिट भी ध्यान में रखना है आपको, और सारे रिलेशन, बेसिक रिलेशन तो ध्यान में रखना ही है। तो पावर की वैल्यू आएगी 12268 वॉट, लेकिन आंसर हमें किस में चाहिए, किलो वॉट में। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो पावर की वैल्यू आ जाएंगी 122.268 किलोवाट। इंटीजर तो कुछ नहीं मांगा, तो ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में, हाँ ठीक है, 122.15 के अराउंड, ठीक है, ऑप्शन में गिवन है। ये हमारा आंसर 122 के आसपास ही है, तो किलोवाट में यही हमारा सही आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा गया होगा। खास करके आपको बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए, और यहाँ पर थोड़ा कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अभी तक हमने 26 यानी कि 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट देख लिए, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। क्वेश्चन नंबर 27 से हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स।
तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पहला क्वेश्चन यदि अभी तो वैसे सीक्वेंस वाइज देखे तो क्वेश्चन नंबर 27, अ फ्लूइड वाटर इज फ्लोइंग through a 2.5 kilometer long pipe of 330 mm diameter at a discharge of 0.09 meter cube per second. If the value of Darcy-Weisbach friction factor is 0.04 and density of water is considered to be 1000 kg per meter cube, then the pumping power required to maintain the flow is. इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी पावर फाइंड करना था, लेकिन वो पावर जो था वो किसके रिलेटेड था, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। अब यहाँ पर जो पावर फाइंड आउट करना है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझते कि क्या फाइंड आउट करना है, पावर को फाइंड आउट करना, इतना पता चल गया। लेकिन एडिशनल गिवन क्या है, एडिशनल गिवन ये है कि हमें फ्रिक्शन फैक्टर दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन फैक्टर दिया गया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमें हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान इसका फॉर्मूला है यार, पावर इज इक्वल टू रो जी एच एफ क्यू। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पर एच एफ जो है वो है हेड लॉस, फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसको 15 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा तरीका हम यूज़ करेंगे जिसमें डिस्चार्ज आए, क्योंकि डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, एरिया भी गिवन, हाँ एरिया तो निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं वैसे, क्योंकि डिस्चार्ज है और डायमीटर है। लेकिन अभी हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फ्रिक्शन लॉस के लिए, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए, FL² डिवाइड बाई 12.1 d⁵5, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि फटाफट क्वेश्चन जो है वो बन जाए। FL², F जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर है, तो ऑब्वियस बात है कि यही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो F इज इक्वल टू 0.04, L दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर लॉन्ग, तो 10⁻³ करना पड़ेगा। Q दिया हुआ है 0.09, 0.09 स्क्वायर डिवाइड बाई 12.1, डायामीटर दिया हुआ है 330 mm डायामीटर, तो इसको हम 0.33 लिख सकते हैं, 0.33/5। तो HF यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। HF कितना मिलेगा, HF मिल जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 0.09 स्क्वायर डिवाइड बाई 12.1 डिवाइड बाई 0.33/5। HF यहाँ पर मुझे मिल रहा है 17.10 मीटर, ठीक है। सारा मैंने कन्वर्ट कर लिया तो मीटर में ही मिलेगा। अब यही HF को हमें यहाँ पर रख देना है, तो पावर मिल जाएगा रो जी, रो की वैल्यू देख लेना, कई बार चेंज भी करके देते, 1000 नहीं भी हो, यहाँ पर तो 1000 ही है, यहाँ पर लिखते 9.81 मल्टीप्लाई बाई 17.0 और 0.09 क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे 9810 मल्टीप्लाई बाई 0.09, तो ये आ जा रहा है हमारा आंसर 15,102.24 क्या वॉट में आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर रिक्वायर्ड है वो है किलोवाट में, किलोवाट में तो रिक्वायर्ड है, लेकिन लास्ट लाइन अब जो ब्रैकेट में पढ़ोगे तो आपको लिखा होगा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, जो पास वाला इंटीजर आपको लगता है वो लिख दो, ठीक है। तो पास वाला इंटीजर कौन सा होगा, जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो रहा है 15.10, तो पास वाला इंटीजर कौन सा है 15, तो हम कौन सा आंसर पुट करेंगे, अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है 15, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन गिवन है 10, 15, 8, 12, ऑब्वियस बात है कि 15 ही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, अभी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स चालू कर दिया है, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आते रहेंगे। कंसिडर अ टू डायमेंशनल फ्लो सच दैट द वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज 6xyp। यहाँ पर मैं नोट डाउन करना चाहूँगा u इज इक्वल टू, इसको मैं वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कह रहा हूँ, कितना दिया हुआ है 6xyp, और आगे क्या लिखा हुआ है, वाइल द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन के कॉरस्पेंडिंग जो वेलोसिटी है वो है v, कितना है -3y²p। अच्छा, वेर p इज कांस्टेंट, p जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, द करेक्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन का करेक्ट इक्वेशन नीचे दिए गए में से
ABCD में से कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले तो स्ट्रीम लाइन का बेसिक इक्वेशन कौन सा है, स्ट्रीम लाइन का बेसिक इक्वेशन है dx डिवाइड बाई u और dy डिवाइड बाई v, ठीक है, जहाँ पर u जो है वो वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू s डायरेक्शन, v जो है वो वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू y डायरेक्शन। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू ही रखनी है, dx डिवाइड बाई 6xyp इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई -3y²p। p जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से यहाँ से भी p कैंसिल, यहाँ से भी p कैंसिल। अब बाकी जो बचा उसको भी हम कैंसिल कर ही सकते हैं, y यहाँ से निकलेगा, y यहाँ से निकलेगा और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि dx डिवाइड बाई 2 और x यहाँ पर बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है dy डिवाइड बाई कुछ नहीं बच रहा, -1 ही बच रहा है, अच्छा y बच रहा है -y, ठीक है, यहाँ से -y बच रहा है और यहाँ पर 2x बच रहा है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, माइनस जो है वो इस यहाँ से लेकर यहाँ रख देंगे, x की तरफ ही हमेशा, वैसे अगर वहाँ रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम x की तरफ माइनस वाली साइन ले लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1/2 log x और इस तरफ क्या हो जाएगा log y, लेकिन log c कौन सी तरफ लिखेंगे, x की तरफ लिखेंगे तो प्लस log c लिख देते, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर log c है, यहाँ पर y है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है क्योंकि log है, तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई के तौर पर लिख सकते हैं log c इज इक्वल टू log y प्लस 1/2 log x, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब c इज इक्वल टू y और x ऊपर जाएगा तो x एक्स टू 1/2, ये हमारा इक्वेशन बनना है। लेकिन ये इक्वेशन हमें ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा। जब ये इक्वेशन ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा c², ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा x, ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो c² y² x। अब यहाँ पर हमें मिलेगा y² x इज इक्वल टू c², को भी एक कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर तो कांस्टेंट ही आएगा ना, तो c हम क्या लेते हैं एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर कांस्टेंट ही आएगा, तो y² x इज इक्वल टू c'। अब यहाँ पर y² x के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है, हाँ ऑप्शन ए में मिल रहा है y² x इज इक्वल टू c, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा y² x इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर अगर जो हमने ये जो 2 वाला पोर्शन है वो x की तरफ रखा, अगर इस तरफ रखते तो क्या हो जाता, 2 log y हो जाता, तो ऑटोमेटिकली हमारा y² x इज इक्वल टू c आंसर आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन करो, आपका आंसर तो एक ही आएगा, यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन ही बनेगा स्ट्रीमलाइन के लिए। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, वन वेलोसिटी प्रोफाइल इज ऑब्जर्व्ड इनसाइड द बाउंड्री लेयर फ्लो और अ फ्लैट प्लेट, ठीक है, ये बाउंड्री लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है। u डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी, अब ये सबको पता ही है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन u डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू cos 4πy डेल्टा, वेर u इन्फिनिटी इज अ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ये जो है ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार डिवाइड बाई डेल्टा, और आगे इन्होंने मेंशन भी किया गया है कि डेल्टा स्टार इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड डेल्टा इज बाउंड्री लेयर थिकनेस। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे, डेल्टा स्टार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा 1 माइनस, यहाँ ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है इसका इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा ध्यान से करना है, u डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी डी वाई, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब u डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 4π डिवाइड बाई डेल्टा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर u डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी की जगह क्या लिखेंगे, cos 4π y डिवाइड बाई डेल्टा, ये हम लिख सकते हैं।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, क्या है y, ठीक है, 1 का तो हो जाएगा y, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा y माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि अगर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना होता तो वो माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो पहले तो साइन थीटा रख देते, लेकिन ये थीटा थोड़ी है, ये तो 4 पाई वाई डिवाइड बाई डेल्टा, तो इसका जो कोफिशिएंट है y का वो आएगा नीचे 4 पाई डिवाइड बाई डेल्टा, और यहाँ पर हमें लिमिट भी तो गिवन है 0 टू डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा स्टार हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, डेल्टा डिवाइड बाई 4 पाई। अब अगर हम यहाँ पर डेल्टा रखेंगे 4 पाई डेल्टा, तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा रखेंगे तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल, तो 4 पाई बचेगा, साइन 4 पाई कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर साइन 4 पाई 0 होगा, माइनस y की जगह 0 रखेंगे तो भी 0, साइन 0 भी 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो आंसर आया डेल्टा स्टार इज इक्वल टू डेल्टा, ये आ गया। हमें क्या दिखना है, हमें रेशियो चाहिए डेल्टा स्टार बाय डेल्टा का, तो डेल्टा स्टार डिवाइड बाय डेल्टा इज इक्वल टू 1। बाउंड्री लेयर के रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो है उसको फाइंड आउट किया, जो किसके बराबर आ रही थी, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज इक्वल टू बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो अब हम जब इसका रेशियो करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, सिर्फ आपको ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए और इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो क्वेश्चन आसान था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 30। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, कंसिडर अ लार्ज वाटर जेट विद डिस्चार्ज ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकंड स्ट्राइक ऑन अ फ्लैट प्लेट विच इज नॉर्मल टू इट्स पाथ। यानी कि यहाँ पर जो फ्लो जेट है वो प्लेट पर तो लग रहा है, लेकिन किस तरीके से लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है, यानी 90 डिग्री पर, एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 7800 न्यूटन कंसिडरिंग द वाटर डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द रेडियस ऑफ वाटर जेट इज डैश, सेंटीमीटर में आंसर देना है, और साथ में ब्रैकेट में लिखा है पिक योर आंसर इन करेक्ट रेंज। आपका जो आंसर है वो करेक्ट रेंज में आना चाहिए, और ABCD दिया है। अब इसको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी बना सकते थे, लेकिन खैर यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट रेंज चूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब अगर जब फ्लो जेट है वो नॉर्मल टू प्लेट लग रहा है, यानी कि 90 डिग्री लग रहा है, तो F की वैल्यू जो है, F का जो फॉर्मूला बनेगा वो काफ़ी आसान बनेगा, F इज इक्वल टू रो AV स्क्वायर, सिंपल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर हमें V नहीं दिया गया, यहाँ पर Q दिया गया है। अब वैसे तो क्या था, जहाँ पर V नहीं दिया जाता तो हम फाइंड आउट कर लेते, ठीक है, कैसे कर लेते, Q डिवाइड बाई एरिया, लेकिन यहाँ पर एरिया के अंदर रेडियस तो फाइंड करना है, तो एरिया भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला अभी हम फिलहाल लगा नहीं सकते, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाइड करते हैं, तो हमको पता है कि Q इज इक्वल टू AV, ठीक है, Q इज इक्वल टू AV, तो Q डिवाइड बाई A इज इक्वल टू V। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, F इज इक्वल टू रो A, V की जगह मैं ये लिख सकता हूँ Q डिवाइड बाई A, Q डिवाइड बाई A और इसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से कर सकता हूँ। अब काफ़ी आसान हो जाएगा, F इज इक्वल टू रो A मल्टीप्लाई बाई Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। अब यहाँ से एक A गया, यहाँ से एक A गया, तो F इज इक्वल टू रो Q स्क्वायर डिवाइड बाई A, ठीक है। तो यहाँ से A को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो हो जाएगा रो Q स्क्वायर डिवाइड बाई F। अब यहाँ पर मेरे पास रो यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी है, Q की वैल्यू भी है, और मेरे पास F की वैल्यू भी है। तो यहाँ से मेरे पास एरिया मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा तो रेडियस मिलना काफ़ी आसान होगा। तो एरिया की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जेट होता है वो सर्क्यूलर उसमें ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो 1000, Q स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, 5 स्क्वायर, और डिवाइड बाई 7800, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 7800, ये आता है 3.205, डिवाइड बाई पाई भी कर दो,
डिवाइड बाई पाई कर देंगे तो 1.020 हो रहा है, और इसका स्क्वायर अंडर रूट कर दो तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 1.01 मीटर। r इज इक्वल टू 1.01 मीटर आ तो गया, लेकिन हमें आंसर किस में देना है, हमें आंसर देना है सेंटीमीटर में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 101 सेंटीमीटर। ठीक है, 101 सेंटीमीटर। हमें लिखा है पिक योर आंसर इन करेक्ट रेंज, तो करेक्ट रेंज कौन सी होगी, ऐसी रेंज जिसके अंदर 101 आ रहा हो। तो ऑप्शन भी वही हिसाब से सेट किए हुए कि एक ही ऑप्शन के अंदर 101 आ रहा है, 98 और 105 इसके बीच में ही आएगा 101। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अभी हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, हमें पहुंचना है 100 तक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एग्जाम्पल। थैंक यू।